Hello, friends. The article which we are analyzing today is published on Hindu 15th August. The title of the article is Democracy Needs an Internet Ombudsman. It is written by Abhishek Singhvi and Jaivir Sergil. तो ये आर्टिकल बेसिकली इंटरनेट और कैसे इंटरनेट प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, सिटीजन, पॉलिटिकल पार्टी, ये जो अलग अलग एक्टर्स हैं और इनमें किस तरीके से इंटरनेट का क्या रोल है और किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है, इसको लेके किस तरीके से रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, ये आर्टिकल इसके बारे में डिस्कशन करता है। तो हम इस अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आर्टिकल गवर्नमेंट का रोल, किस तरीके से इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जा सके, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और ये आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इंटरनेट का यूज करके पॉलिटिकल मैसेज ट्रांसमिट कर रही हैं। और ये आर्टिकल ये भी बताता है कि कैसे प्राइवेट कंपनियां जो सिटीजन के डेटा हैं उसको किस तरीके से डेटा माइनिंग करके एक कस्टमाइज्ड पॉलिटिकल मैसेजिंग बनाने का काम कर रही हैं। और सिटीजन के बारे में ये आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से सिटीजन फ्लडेड है ऑल काइंड ऑफ बायस्ड इंफॉर्मेशन से थ्रू इंटरनेट। तो हम ये इंडिविजुअल जो इसमें एक्टर हैं इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनियां हैं इसको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से जो इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट और जो डेटा अवेलेबल है सिटीजन का, किस तरीके से वो डेटा को की माइनिंग करके वो डेटा को यूज करके किस तरीके से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पे क्रिएट कर रही हैं। तो ये इसका डेमोक्रेसी में काफ़ी इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है ये डेमोक्रेसी के इरोजन का काम कर रही हैं। सो इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फ्लो। तो अगर हम यहां पर देखें तो इंटरनेट में एक बायस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से जो एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, जो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जा रही है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी का इरोजन हो रहा है। गवर्नमेंट का जो पर्पज है यहाँ पर एज पर ऑथर कि गवर्नमेंट इज मोस्टली इंटरनेट के इस पूरे जो सिस्टम है, इस इंटरनेट के इस पूरे सिस्टम में गवर्नमेंट मोस्टली कंसर्न्ड विथ कंट्रोल एंड सर्विलेंस। अभी गवर्नमेंट का जो काम है एज ए रेगुलेटर वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस नहीं है। एज पर ऑथर ओपिनियन गवर्नमेंट ज़्यादातर इंटरेस्टेड है कि इस पूरे इंफॉर्मेशन फ्लो को कैसे कंट्रोल और कैसे इसका सर्विलेंस किया जाए। और जो प्राइवेट डेटा एनालिटिक कंपनी है वो अनऑथराइज्ड तरीके से सिटीजन के डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको माइनिंग थ्रू माइनिंग उससे पॉलिटिकल मैसेजिंग या उससे किस तरीके से कस्टमाइज टारगेटिंग करती हैं। और ये सारी जो चीज है ये इलेक्टोरल प्रोसेस के जो वीकनेस है इसको एक्सप्लॉइट करते हुए काम किया जा रहा है। और ये सारी चीजें सिटीजन की डेटा जो प्राइवेसी है उसको कहीं ना कहीं से अफेक्ट करती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट दोनों
इंटरनेट डेटा यूज करके, जिनका पर गवर्नमेंट का मोस्टली अगर फोकस जो है कंट्रोल और सर्विलेंस में है, और प्राइवेट कंपनी एज यूजुअल दे आर हियर टू मेक मनी, और वो जो डेटा है और जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू डेटा माइनिंग करके पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट का इंसिस्टेंस है कि गवर्नमेंट ने इंसिस्टेड ऑन इट्स एफिडेविट कि दैट इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी कैन नॉट बी फंडामेंटल राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानता है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट का इंसिस्टेंस ये है कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी कैन नॉट बी फंडामेंटल राइट फॉर ए सिटीजन। तो यहां पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीजें हम देखते हैं कि निकल कर आई हैं, क्योंकि इसको लेके जो एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है जो कि अभी भी वो पास नहीं हुआ है, स्टिल इट इज स्ट्रगलिंग इन द पार्लियामेंट, और ये करीब 2008 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके जो सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट विल हैव ए अनफेटेड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। ठीक है, तो जो सिटीजन का पर्सनल डेटा है वो जो गवर्नमेंट ने जो बिल लेके आए हैं, जो कि अभी स्टिल इट इज हैंगिंग इन पार्लियामेंट, उसके सेक्शन 35 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट विल हैव ए अनफेटेड एक्सेस टू पर्सनल डेटा, जो कि 3 टेस्ट ऑफ लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बेंचमार्क दिया है उसको निगेट करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट डेटा प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट वांट अनफेटर्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिक्लेयर्ड जजमेंट है कि प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, इसके एग्रीमेंट में नहीं है। और जो बिल लेके आया गया है जो कि पार्लियामेंट में है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके जो सेक्शन 35 में ये क्लॉज है जो कि बताता है कि गवर्नमेंट विल हैव ए कंट्रोल और एक्सेस टू द पर्सनल डेटा। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सनल लोगों का जो डेटा है, ये हम रेगुलरली ये चीज देखते हैं कि इस डेटा का थेफ्ट होते रहता है। लोग ये आए दिन ये समाचार हमें मिलते रहता है कि लोगों के पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा या उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हैकिंग है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। और इसको लेके अभी एक जो पर्सनल डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी तक गवर्नमेंट पास नहीं करवा पाई। लेकिन अभी एक जो रिसेंट केस हुआ है, जो चाइनीज ऐप, करीब 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया, उसके बारे में ऑथर का कहना यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो पहले से वो असेस करें कि कौन सा ऐप नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, ना कि उस ऐप को पहले अप्रूव कर दें मार्केट में आने का और उसके बाद में उसको बैन करें। तो व्हाट ऑथर इज सेइंग कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन नेशनल सिक्योरिटी should be based on advanced strategic assessment rather than on a reactive basis.
दैट मीन कि जो असेसमेंट है वो हमें अप्रायरी लेना चाहिए कि कौन सा ऐप इज इन कंप्लायंस विथ पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल और सिमिलर रेगुलेशन विच इज एक्सटेंट, और ये चीज के आधार पे ही उसे इंडिया में ऑपरेट करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ना कि वो ऑपरेट करे उसके बाद में उस पर बैन इम्पोज किया जाए। इसी डायरेक्शन में ऑथर आधार या आरोग्य सेतु जो ऐप चल रहे हैं, और आरोग्य सेतु कैसे यूज कर रहा है आपके पर्सनल डेटा का और उसकी सिक्योरिटी को लेके, और ये आधार कैसे इनेबलिंग कर टूल है, तो इसके लेके भी ऑथर क्वेश्चन कर रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनियां डेटा, पर्सनल डेटा लोगों का यूज कर रही हैं अनऑथराइज तरीके से, किस तरीके से उसकी डेटा माइनिंग की जा रही है, और किस तरीके से वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट उसको रोकने में उतनी सफल नहीं हो पाई है, और गवर्नमेंट ने जो बिल लेके आई है वो मोस्टली इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल है, प्रोटेक्ट रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ डेटा है। नाउ जो इसमें थर्ड एक्टर की बात करें तो इसमें हम देखते हैं तो सिटीजन, तो हम देखते हैं कि सिटीजन थ्रू सोशल मीडिया और ऑल काइंड ऑफ जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू ही इज एक्सपोज टू फ्लड ऑफ अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजों के बारे में बायस तरीके से आ रही है, जो कि कंप्लीट पिक्चर किसी भी चीज का नहीं दे रही है, बल्कि एक मोटिवेटेड नरेटिव के थ्रू सिटीजन तक पहुंचाई जा रही है। और ये जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है इट इज मोस्टली विजुअल और साउंड बेस्ड, इसमें थॉट या वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में अवेलेबल रहती है, जिससे कि सिटीजन के लिए एक तरीके से उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या उसकी थॉट को इम्प्रूव करने के लिए या उसको नया इंफॉर्मेशन देने के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो एक बायस या एक जो पूर्वाग्रह सोसाइटी में जो है उसी को ही रीइंफोर्स करते हुए ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन सर्व की जाती है। तो हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया आर कैरियर ऑफ इमेज एंड साउंड rather than words and thought and suitable for the spread and consumption of fake news। तो यहाँ पर सिटीजन के साथ में इशू ये है कि सिटीजन्स आर ओवरलोडेड विथ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन, मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन साउंड एंड इमेज, नॉट मच in terms of content, in terms of thought, in terms of word। और ये जो पूरा एक सिस्टम है ये एक फिट इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है स्प्रेड के लिए और कंजम्पशन के लिए ऑफ फेक न्यूज के लिए। और ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि इसमें जो सिटीजन के पर्सनल डेटा हैं वो प्राइवेट कंपनियां यूज कर रही हैं। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का आज की डेट में आईटी सेल है, जो कि डिजिटल जो एज पर ऑथर ओपिनियन की जो कि डिजिटल फॉर्म ऑफ वारफेयर कंडक्ट कर रहे हैं विथ प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज। और ये सारी चीज़ों को इलेक्शन लॉ के थ्रू भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिसेंट फेनोमेना है और जो इलेक्टोरल इलेक्शन लॉ हैं वो सारे एब्सोलेट हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए।
और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके पीछे मोटिवेशन ये है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दी जाए एज पर द आइडियोलॉजी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी। सो यहाँ पर ऑथर अलग अलग जो इस पूरे सिचुएशन में जो एक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट का इसमें जो रोल है वो मोस्टली फोकसिंग ऑन इंटरनेट के कंट्रोल और सर्विलेंस पे है, ना कि ये पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हमें एक इंटरनेट ऑम्बड्समैन की रिक्वायरमेंट है जो कि जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हो और रेगुलेटर की तरीके से काम करे, जो कि बैलेंस करे नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। और सिमिलरली हमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके आना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इसमें अगर हम इसे फिर से रिवाइज करें तो हम गवर्नमेंट को एक इंटरनेट रेगुलेटर के लेके आना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, और जो रिक्वायरमेंट है इस पूरे सेक्टर की कि किस तरीके से इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइवेसी की किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इन सारे जो चीज़ें हैं जो कि समटाइम्स दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, किस तरीके से एक राइट बैलेंस लेके आया जाए, वो रेगुलेटर को देखना और उसे इम्पोज करना है। और सिमिलरली हमें उस डायरेक्शन में लेजिस्लेशन चाहिए। और प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं, ये फैक्टर को भी हमें रेगुलेट करना है। और हमें पॉलिटिकल पार्टी को देखना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और कस्टमाइज पॉलिटिकल मैसेजिंग में एलिजिडली इन्वॉल्व हैं थ्रू आईटी सेल, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इलेक्शन लॉ को अभी की जो टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और फाइनली सिटीजन जो कि फ्लडेड है पिक्चर से, वीडियो से, साउंड से, इमेज से, उसे ये समझ में आना चाहिए कि ये एक तरीके का ट्रैप है जो कि मोस्टली जो सोसाइटी के जो बायस हैं उसी को रीइंफोर्स कर रहा है। तो दे शुड हैव द डिस्टिंक्शन टू अंडरस्टैंड कि ये मीडियम और इसमें किस तरीके का कंटेंट है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ वर्ड्स एंड थॉट, मोस्टली इट इज ड्रिवन बाय इमेज एंड साउंड। तो ये सिटीजन अवेयरनेस को लेके भी यहाँ पर काफ़ी बात कही गई है। सो दिस कंक्लूड द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। आई विल गो टू द सेकंड आर्टिकल जो है वो उसका टाइटल है गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इट इज रिटन बाय टी.पी. श्रीनिवासन। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी से इश्यूज होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल लेवल पे होती है, मोस्टली 3 लेवल पे होती है। जो कि फर्स्ट लेवल अगर हम देखें तो उसमें जो डायरेक्ट जो मेन एक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट या इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज होता है जो कि वो सिचुएशन को फर्स्ट हैंड डील करते हैं। They deal with the reality, they deal with the real situation and this एग्जैक्ट फॉरेन पॉलिसी की जो ग्राउंड रियलिटी है, सपोज किसी दूसरे कंट्री के साथ में आपकी कोई मतभेद है, कोई इश्यूज हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उस चीज का सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो लिमिटेड होता है गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट के, और जो उस सब्जेक्ट से डील करते हुए पर्सन्स रहते हैं, इंटरलोक्यूटर्स को। दे आर अवेयर ऑफ what is at stake, where we stand, where the other party stand,
व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सिचुएशन। सो ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ये फर्स्ट लेवल वाली अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है सेकंड लेवल की, जिसमें कि गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है अपने ऑफिशियल स्टैंस को, चाहे वो निगोशिएशन से हो या गवर्नमेंट किस तरीके का, गवर्नमेंट का क्या ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक ऑफिशियल वर्जन होता है वो सिचुएशन का जिसके बारे में कुछ ही लोग अवेयर हैं। तो सेकेंड लेवल पे हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल वर्जन होता है, जिसमें कि लैंग्वेज प्रॉपर बहुत ही बारीकी से कैलिब्रेटेड वे से उसे कम्युनिकेट किया जाता है, और ये सारी चीजें थ्रू ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा कम्युनिकेट की जाती है। तो हम देखते हैं कि कोई जो सिचुएशन है उसकी एग्जैक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट में कुछ लोगों को रहती है। सेकेंड लेवल पे वो जब कम्युनिकेट किया जाता है उसका ऑफिशियल वर्जन थ्रू ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, वो एक सेकेंड लेवल है जिसमें कि चीजों को एक तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है एक नरेटिव के तहत। और थर्ड लेवल जो होता है बेसिकली फॉर जनरल पब्लिक मासेस के लिए होता है, और यहाँ पर थ्रू फ्रेंडली प्रेस, कमेंटेटर और ऑफिशियल चीजों को जनरल पब्लिक के लेवल का अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या गवर्नमेंट स्टैंस या के आधार पे एक नरेटिव प्रिपेयर किया जाता है, और उसको थ्रू प्रेस, कमेंटेटर या ऑफिशियल के थ्रू उसको, मीडिया के थ्रू उसको आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये थर्ड लेवल है, जो कि हम देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी इशू को का कम्युनिकेशन किस तरीके से तीन अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड लेवल पे जब तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जो फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में काफी गैप होता है। फर्स्ट लेवल में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है और थर्ड लेवल पे डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, और ये डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को दी जाती है, जिसमें कि एक तरीके से रोजी पिक्चर, ड्रीम वर्ल्ड, मेक देम कंफर्टेबल, ऑल इज वेल, सर्टेन काइंड ऑफ इल्यूजन, मिथ इज क्रिएटेड, जो कि रियलिटी के हिसाब से नहीं हो सकता है, लेकिन आम जनता को ये दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे, और किस तरीके का नरेटिव आम जनता तक दिया जा रहा है। अब ये जो नरेटिव है जिसमें कि रोजी पिक्चर, ड्रीम वर्ल्ड, एक इल्यूजन, एक सर्टेन मिथ क्रिएट किया जाता है, वो कभी कभी भग्न हो जाता है। दैट इल्यूजन इज ब्रोकन अकेजनली। तो वो रियलिटी जो जब आती है लोगों के पास में, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सम डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है जो कि फर्स्ट लेवल पे है। तो जब रियलिटी से इसका सरोकार होता है तो वी सी कि जनरल पब्लिक इन टर्म्स ऑफ शॉक, सरप्राइज, बिट्रायल या हार्ट ब्रोकन तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे अगर हम चाइना के केस में देखें तो चाइनीज जो कदम था उससे लेके एक तरीके से पूरे इंडिया में एक शॉक, सरप्राइज, एक बिट्रायल की फीलिंग आई। लेकिन जो चाइना को पहले से समझ रहे हैं, या चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट या अग्रेसिव स्टैंस को जो लोग पहले से समझ रहे हैं, दोज हु आर सिटिंग एट फर्स्ट लेवल, दे आर वेरी मच वेल अवेयर कि चाइना कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग।
तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है और जो आपको बताया जा रहा है, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है और जो आपको दिखाया जा रहा है, दैट कैन बी, बोथ द थिंग कैन बी डिफरेंट। और जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज़ें दी जाती हैं वो उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये अनसब्सटेंशिएटेड एक्सपेक्टेशन, ऑप्टिमिज्म जब ब्रेक होता है तो एक हम देखते हैं कि एक शॉक, सरप्राइज या एक लोगों में एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ गॉट चीटेड टाइप की चीजें आती हैं। अब इसी चीज को लेके ऑथर ने कुछ जो रोजी पिक्चर इंडियन मीडिया ने क्रिएट की है उसको लेके ऑथर एनालाइज करता है। जैसे कि आप अगर चाइना के केस में देखें, जो वुहान स्पिरिट को लेके उसको रोमांटिसाइज, एक जो मीटिंग हुआ इंडिया और चाइना की लीडरशिप के बीच में, उसको किस तरीके से रोमांटिसाइज किया गया। फिर वो मलापुरम महाबलेश्वर का किस तरीके से चाइनीज कनेक्शन निकाला गया। सो मीडिया में कई तरीके की जो कनेक्शन है उसको लेके हाइप क्रिएट किया जाता है और एक तरीके से उसे रोमांटिसाइज्ड किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से चाइना ने हमें एलएसी पे सरप्राइज दिया, जो कि people those who are getting information at third level where रोजी पिक्चर इज क्रिएटेड, उनके लिए एक सरप्राइज था। लेकिन those who are dealing with the hard reality at first level, they are very well aware कि चाइना can do this kind of thing। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल के बीच में डिस्कनेक्ट है। लेकिन फिर से अटेम्प्ट किया जा रहा है अगेन इस सरप्राइज को डील करते हुए, अगेन एक काइंड ऑफ रोजी पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कि चाइना को एक तरीके से लूजर बताया जा रहा है और चाइना को ये कहा जा रहा है थ्रू फ्रेंडली प्रेस कि चाइना ने एक ब्लंडर किया है, या एक इंडिया की विक्ट्री के तौर पर उस सारी चीजों को दिखाया जा रहा है जो डिसंगेजमेंट हो रहा है। हालांकि वो डिसंगेजमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दैट आल्सो इज प्रोपेगेटेड एज ए विक्ट्री, पार्शियल डिसंगेजमेंट इज प्रोपेगेटेड एज ए विक्ट्री फॉर इंडिया। सो यहां पर जो एक मिथ या एक जो इल्यूजन या ड्रीम वर्ल्ड जो क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ऑथर का कहना है कि पब्लिक को उसके लिए अवेयर होना चाहिए। सिमिलरली हम रसिया के केस में देखते हैं कि किस तरीके से रसिया को भारत का रिलायबल पार्टनर, परमानेंट फ्रेंड, और जो 1972 में इंडिया रसिया जो फ्रेंडशिप थी उसको लेके मीडिया में कई तरीके के मिथ क्रिएट किए गए। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से 1962 के वार में रसिया ने भारत की मदद देने से मना कर दिया था, क्योंकि चाइना बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, रसिया बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, रसिया टोल्ड दैट ही विल नॉट सपोर्ट इंडिया बिकॉज चाइना इज ए ब्रदर कंट्री फॉर देम। और एक जो रिलायबल पार्टनर के तौर पे जो रसिया को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो रिलायबिलिटी इसलिए है कि इंडिया पेज थ्रू इट्स नोज। तो यहां पर हमें यह देखना है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है और मीडिया में किसी भी जो रोमांटिसाइज्ड या मिथ मेकिंग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और थर्ड जो एक हम देखते हैं कि जो मिथ क्रिएट किया जाता है परमानेंट मेंबरशिप जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके,
एक इस तरीके से मीडिया में मिथ क्रिएट किया जाता है कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जबकि ग्राउंड रियलिटी इसको लेके काफी डिफरेंट है कि अभी सून ऐसा कोई इन रिसेंट फ्यूचर में ऐसा कोई संभावना नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो और विथ वीटो राइट इंडिया को उसमें जगह मिले। लेकिन चूंकि एक ग्लोबल पावर या एक पावरफुल कंट्री या एक सुपर पावर या एक हाई टेबल में आने की जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उसको कैटर करते हुए मीडिया में इस तरीके की इल्यूजन क्रिएट की जाती है। और सिमिलरली एनएसजी की मेंबरशिप को लेके भी है। हालांकि एनएसजी की मेंबरशिप से भारत को कोई ऐसा मटेरियल गेन प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक अननेसेसरी होप इज क्रिएटेड थ्रू मीडिया। अभी जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी हुआ था, उसमें भी उसको भी हम देखते हैं कि उसे भी काफी हाइप किया गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि यूएस कंपनियां जो भारत ने जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ लेके आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कि इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट होने पर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर या जो ओईएम है उसके ऊपर उन्होंने लायबिलिटी डाली है, और उसको लेके यूएस खुश नहीं है। और उसकी इस लॉ को एक तरीके से यूएस के द्वारा एक स्मोक स्क्रीन के तरीके से यूज किया जा रहा है भारत को टेक्नोलॉजी न देने के लिए। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया द्वारा सॉफ्ट पावर को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि हार्ड जो रियलिटी में सॉफ्ट पावर स्टैंड नोवेयर। तो यहां पर ऑथर का ये कहना है कि जो जनरल पब्लिक के पास में जो इंफॉर्मेशन आती है वो डिस्टॉर्टेड मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। वो आती है एक नरेटिव के तहत जो कि ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट रहती है। ग्राउंड रियलिटी गवर्नमेंट में केवल कुछ ही लोगों को मालूम रहती है, और हालांकि ऐसा सभी गवर्नमेंट करती हैं, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी से के बारे में जानकारी होना जरूरी है, अदरवाइज विल फेस सिमिलर शॉक, सरप्राइज और बिट्रायल। So this concludes the second analysis. I hope all these analysis will prove helpful to you to improve your understanding. Thank you.